Hello friends, welcome to my YouTube channel NCERT Explain in Hindi and today's topic is part number 3 human reproduction। तो चलिए शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑर्गन्स, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। तो देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल में टेस्टिस है एंड फीमेल में ओवरीज है। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में क्या है? टेस्टिस है एंड फीमेल्स में ओवरीज है। और ओवरी में क्या होता है या फिर टेस्टिस में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जो मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन इन टेस्टिस। प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी का टाइम पता है ना, जो हमारा वो टाइम जब सेक्सुअली लोग मैच्योर होते हैं, प्यूबर्टी। ठीक, तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है? टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा? टेस्टिस है, टेस्टिस में जो इमैच्योर मेल जर्म सेल है, ठीक, नॉट मैच्योर, दैट इज इमैच्योर, इमैच्योर जो कि मैच्योर नहीं है, वैसा मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ओके, देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ना, पढ़ा था ना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, ये जो इमैच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में प्रेजेंट होता है, और वहाँ से माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या करेगा? अपना संख्या वृद्धि करेगा, मतलब कि नंबर्स को इंक्रीज करेगा। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर वॉल है उसमें प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा, और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट लाएगा, नंबर्स में संख्या में वृद्धि करेगा। जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक, 2n होता है ना, 2n होता है। जितना स्पर्मेटोगोनिया है वो कैसा होगा? 2n होगा, डिप्लॉयड होगा, और उसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 45 क्रोमोसोम्स। ओके, 45 क्रोमोसोम्स। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया है उसमें टाइम पर मियोसिस होता रहता है। जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया है उसमें टाइम पर मियोसिस होगा, और जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो, कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मायोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। ठीक, कुछ जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो पहला मियोटिक डिवीजन करेंगे, और मियोटिक डिवीजन के बाद 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाएंगे। कैसा? इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, और जिनको क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब कि जो हैप्लॉइड सेल बनता है पहले मियोटिक डिवीजन के बाद उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्रोमोसोम कितना है? 23। ओके, क्योंकि देखो, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें 46 क्रोमोसोम थे। अब मियोटिक डिवीजन हुआ, उसकी वजह से हाफ हो जाएगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना होगा? 23 क्रोमोसोम। अब देखो, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें अब सेकेंड मायोटिक डिवीजन होगा। ठीक, पहला मायोटिक डिवीजन किसमें हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और फॉर्म हुआ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, और उसके बाद बनेगा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के सेकेंड मायोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं उसका स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, अब ये जो स्पर्मेटिड्स है वो क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स को बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में, मतलब स्पर्म में जो ट्रांसफॉर्म होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो, ये जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है? जो स्पर्म है वो हेड
जो स्पर्म का हेड है, सिर है ना, स्पर्म को देखोगे तो उसका एक हेड पार्ट है, एक टेल पार्ट है। तो जो हेड पार्ट है वो सर्टोली सेल्स में धंस जाता है, एम्बेड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में घुस के, धंस के उससे न्यूट्रिशन लेता है। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट का प्रोसेस स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का रिलीज होना। ठीक, स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना। ओके, देखो फिर से एक बार देखते हैं। नहीं रुको, पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं। अब देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी से शुरू होगा। कब शुरू होगा? जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू कब हुआ? प्यूबर्टी के टाइम पर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इस टाइम में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। ओके, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू कब होगा? प्यूबर्टी से। और इसका कारण क्या है कि जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन प्यूबर्टी के टाइम पर काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अब देखो, ये GnRH है क्या? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ठीक, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और ये इसके कारण क्या होगा? जब GnRH बढ़ा हुआ रहेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। और दो गोनाडोट्रोपिन, ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग कैसा हार्मोन है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब इसको जब इंक्रीज कर देते हैं, जब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके ऊपर वो काम करेगा। और काम करके दो गोनाडोट्रोपिन्स दैट आर ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है, ये दोनों क्या काम करेगा वो हमको देखना है। तो चलो देखते हैं। ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन कहाँ काम करेगा? लेडिक सेल पे। LH है ना ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन, तो ये लेडिक सेल पे, L वाले पे काम करेगा। ठीक, तो ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन कहाँ काम करेगा? लेडिक सेल पे, LEYDIG, लेडिक सेल पे काम करेगा। और काम क्या करेगा? एंड्रोजन की सिंथेसिस करेगा एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। LH ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर काम करेगा और एंड्रोजन को सिंथेसिस करेगा एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो एंड्रोजन है उसका क्या काम है? एंड्रोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। ठीक, एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करता है। सेकेंड था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये कहाँ काम करेगा? सर्टोली सेल पे। देखो FSH में S आता है ना, तो सर्टोली सेल पे काम करेगा। S वाला S पे, L वाला L पे। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल पर काम करके कुछ फैक्टर्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो देखो LH किस में हेल्प किया था? LH एंड्रोजन के सिंथेसिस सिक्रेशन को स्टिमुलेट किया, और एंड्रोजन क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट किया। और जो FSH है वो सर्टोली सेल पे काम किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प मिला। ठीक, एक बार छिटी छिटी फिर से देखते हैं। स्पर्म गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। देखो इसमें क्या क्या बता रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है? टेस्टिस, एंड फीमेल में है ओवरीज, और जिसमें गैमेटोजेनेसिस होगा और उसके द्वारा गैमेट फॉर्म होंगे, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है? देखो प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्यूबर्टी के टाइम पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी इनर वॉल में प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन करके वो अपनी संख्या में इंक्रीजमेंट करेगा। अब देखो जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया में टाइम पर मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या होगा? पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने। अब जो कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे और 2 इक्वल हेप्लॉइड सेल बनाएंगे, जिनको कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? 4 इक्वल हेप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना
स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, मतलब जो स्पर्मेटिड्स हैं उनका स्पर्मेटोजोआ में मतलब स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म जो है वो स्पर्म का जो हेड है वो सर्टोली सेल में एम्बेड हो जाएगा, मतलब धंस जाएगा, और लास्ट में स्पर्मिएशन के थ्रू स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर GnRH मतलब कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर क्या होगा, GnRH का जो सिक्रेशन है बहुत बढ़ जाता है। और ये क्या है, GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि जिसका इंक्रीज होना इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है और दो गोनेडोट्रोफिन्स LH एंड FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। LH क्या है, ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन, एंड FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH लीडिक सेल्स पे काम करेगा एंड एंड्रोजन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। और FSH क्या है, FSH सर्टोली सेल पर काम करेगा और कुछ फैक्टर के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म कैसा, देखो स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जिसमें हेड है, सिर, नेक है एंड मिडल पीस एंड टेल है। ठीक है, 4 पार्ट्स है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अब देखो स्पर्म की जो होल बॉडी है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इन्वेलप्ड होती है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड अप होती है, इन्वेलप्ड होती है। चारों पार्ट्स को बारी बारी से पढ़ते। देखो हेड क्या है, स्पर्म का जो हेड है उस हेड में एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ठीक, स्पर्म के हेड में, सिर में एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मतलब N वाला, नॉट 2N, N। हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड रहता है जिसको कि एक्रोजोम कहते हैं, ACROSOME। हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहेगा और जिसको क्या बोलेंगे, एक्रोजोम। एक्रोजोम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैप लाइक। एक्रोजोम जो है ना उसमें फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। मतलब कि देखो जब स्पर्म इंटर करता है ओवम में तो वो सिर के सहारे ही करता है, सिर के थ्रू ही करता है, तो सिर के ऊपर जो एक्रोजोम है वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम से भरा हुआ होता है। अब देखो मिडल पीस के साथ क्या है कि स्पर्म का जो मिडल पीस है उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है, मिडल एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, वो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि वो जो पूंछ है, टेल है, उसके मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए अपना जो उसका इम्पॉर्टेंट मोटिलिटी है वो उसको मिल पाता है, वो आसान हो जाता है। जब एक इंटरकोर्स होता है, एक कोइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे मेल का अप्रॉक्स लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट होता है। ठीक है, वो जो इजैक्यूलेशन होता है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं। ठीक, सोचो कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी हम लोग मतलब कि मेल लोग इजैक्यूलेट कर देते हैं। ठीक, तो एक जो इंटरकोर्स होगा उसमें मेल अप्रॉक्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैक्यूलेट करता है। और देखो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जब मतलब ऐसा करना है कि बेबी प्रोड्यूस करना है, मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो उसके लिए लगभग 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप में होना एंड साइज में होना कंपलसरी है। ठीक है, जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं उसमें से 60% स्पर्म का साइज शेप नॉर्मल होना चाहिए एंड जो 40% है उस 60% में से जो 40% है उनकी मोटिलिटी विग्रस होनी चाहिए, मतलब अच्छी मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक, तभी फर्टिलाइजेशन अच्छा होगा। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए, 60% स्पर्म जो है नॉर्मल शेप में एंड साइज में होने चाहिए और उसका 40% विग्रस मोटिलिटी वाला होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्पर्म का अच्छे से देख लेना। अब देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज्ड स्पर्म है वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं,
वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्पर्म के मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट का सेक्रेशन भी ज़रूरी होता है। अब देखो स्पर्म जो बन तो गया, अब उसको मैच्योर होना और मोटाइल होना है, मतलब मूवेबल, तो उसके लिए एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, इन सब का सेक्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सेमिनल वेसिकल जो है स्पर्म के साथ मिलकर सेमेन बनाता है। जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, सेमिनल प्लाज्मा, वो स्पर्म के साथ मिलकर सेमेन बनाएगा। क्या बनाएगा? सेमेन। मतलब सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सेमेन। मेल की जो 6 एक्सेसरी डक्ट है एंड ग्लैंड्स है, उसका काम क्या है? टेस्टिक्युलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन के द्वारा मेंटेन होता है। जो मेल की 6 एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स है, उसका जो काम है उसको कंट्रोल कौन करेगा, मेंटेन कौन करेगा? तो टेस्टिक्युलर हार्मोन एंड्रोजन ही मेंटेन करेगा। और एंड्रोजन को कौन? ल्यूनेटाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस किया और मतलब कि स्टिमुलेट किया। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे oogenesis। ओके, bye, all the very best, take care friends।